अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 12 आगा खान बोर्ड पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के ए तक आपको एक्सप्लेन किया था। 3 का ए आज मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा 3 का बी, और हमें अब इंटीग्रेशन कर। तो पहले इंटीग्रेशन आपके पास है एक्स अपॉन एक्स प्लस रेडिकल 5। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा दोस्तों को इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव तो आप बहुत बेहतर होना बहुत जरूरी है। मैं सिंपल टेक्निक्स आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए आइए इंटीग्रेशन सॉल्व करें। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो पहला प्रोसेस आपके पास आया एक्स और एक्स प्लस 5, अगर मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस रेडिकल 5, और कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू मैं क्या लिखूंगा एक्स। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इसके 1 से 2 मेथड आपको दिखाऊं ताकि आपको एक टेक्निक, एक आइडियाज आए कि इंटीग्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, पर एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। चलिए पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता हूँ, और मैं कैसे आइडिया लगा सक रहा हूँ कि यार इसको मैं सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करता हूँ, ये भी आपको आइडिया। एक्स प्लस रेडिकल 5 लेट करता हूँ वाई के बराबर। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि चीज को आप लेट करते हैं, फिर आप डी एक्स की वैल्यू बनाते हैं, क्योंकि आपने जो लेट किया है वो एक्स प्लस रेडिकल 5 है। आप डी एक्स की वैल्यू बनाते हो तो क्या करते हो, दोनों साइड पर आप डेरिवेटिव लेते हो। तो आप यहाँ भी डेरिवेटिव लेते हो और आप यहाँ भी डेरिवेटिव, और यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस कॉन्स्टेंट का 0 होता है और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में डी एक्स की वैल्यू मेरे पास डी वाई आ गई। नाउ यहाँ से जो हमने लेट किया एक्स प्लस रेडिकल 5, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू बना सकता हूँ। एक्स बराबर हो जाएगा वाई माइनस रेडिकल 5। चले आए, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जहां जहां मेरा पास एक्स प्लस रेडिकल 5 होगा वहां मैं पुट करूंगा वाई, और जहां एक्स होगा वहां पुट करूंगा वाई माइनस रेडिकल 5, और dx की जगह dy। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एलसीएम को आप अलग अलग कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो सकता है 1 माइनस, और ये 1 पावर, या इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। ये मैं इसको जरा वाज़ेह तौर पे आपको दिखा देता हूँ, और मुझे इसकी इंटीग्रेशन कर। इंटीग्रेशन के आपके पास पावर लॉ, यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूला शीट आपके पास दी होगी। देखें आपके पास जो फार्मूला शीट दी हुई है वो कौन कौन सी है, ये देख लें। आपके पास बस बेसिक सी इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला दिए हुए हैं, और उन्होंने जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा किया है क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा होता है आपके पास। तो आप डेरिवेटिव के जरिए बाकी फार्मूलाज को इजीली गैस कर सकते हैं अगर आप डेरिवेटिव के जरिए देखना चाहें। जैसे कि देखें, मैं यहाँ पर पावर लॉ, डेरिवेटिव में पावर लॉ कैसे होता था, डेरिवेटिव में पावर लॉ ऐसे होता था एक्स पावर एन। तो हम क्या कहते थे यार, ऐसे करो, एन पहले ले आओ और एक्स एन, इसमें क्या करो, एक माइनस करो और फिर नीचे भी वो लिख दो। तो यहाँ पर अगर मुझे रिवर्स जाना होगा ना, एन तो नंबर है, एक्स, मैं क्या करूंगा, पावर में एक जमा करूंगा, और आपके पास अगर पावर में ओके, ये डिवाइड में नहीं आता था, ये खाली ऐसे होता था। पावर में एक जमा करूंगा, और ये जो पावर बनेगा इसको मैं डिवाइड में लिख दूंगा। 1 से 1 कैंसिल, एन से एन कैंसिल, देखिए रिवर्स पावर एक्स पावर एन में आ। तो यहाँ पर पावर लॉ जो होगा उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, सिंपल। आप क्या करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे और नीचे भी ऐड करेंगे, और ये प्लस सी लिखेंगे। अब प्लस सी क्यों लिख रहे हैं भाई, हम प्लस सी क्यों लिख रहे हैं ये भी आपको आइडिया दे देते हैं। देखिए भाई, आपके पास मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन था
जिसका डेरिवेटिव आपके पास क्या था, x पावर n। तो जैसे मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो आप क्या करेंगे, n+1 x n+1 और डिवाइड में आप x n+1 ऐसे ही रखेंगे क्योंकि वो आपके पास नंबर है, कोएफिशिएंट है, इससे ये कैंसिल और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। यानी ये क्या हो जाएगा, x²। यानी सादा अल्फाज में मेरे पास कोई एक नंबर होगा, मैं इसको और तफसील से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करते हैं अगर x² है +5 तो इसका डेरिवेटिव भी 2x होता है, x² +7 इसका डेरिवेटिव भी 2x होता है, x² रेडिकल 7 इसका डेरिवेटिव भी 2x होता है। इन सब का डेरिवेटिव 2x होता है। पर अगर मैं रिवर्स प्रोसेस में जाऊंगा तो मैं किस कांस्टेंट के पास जाऊंगा, क्या मैं जब 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मैं x² +5 के पास जाऊंगा, या x² +7 के पास जाऊंगा, या x² रेडिकल 7 के पास जाऊंगा। तो क्योंकि कांस्टेंट आपके पास कोई भी हो सकता है तो हम कांस्टेंट की जगह हम c लिखते हैं, हम कांस्टेंट की जगह लिखते हैं यहाँ पर c। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, ये 1 है, इसका मतलब इसके पास पावर 0 है। तो अभी इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किया, क्या होगा, 0+1 माइनस रेडिकल 5। और याद करें यार, किसका डेरिवेटिव 1/y होता है, कोई ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव 1/y होता है, यस, ln का डेरिवेटिव होता है 1/y। रिवर्स प्रोसेस है ना भाई, रिवर्स प्रोसेस में जा रहा हूँ तो ln का डेरिवेटिव होता है 1/y और प्लस c आपके पास ही होगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा x माइनस रेडिकल 5 ln y प्लस c। और जनाब अगर मैं y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस रेडिकल 5, तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा, पर बहुत सिंपल सा 3 स्टेप जब आप चलाएंगे तो 3 स्टेप में ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन से था। चलिए यार, इसको एक और टेक्निक से सॉल्व करते हैं। x को डिवाइड करता हूँ x प्लस रेडिकल 5 से 1 टाइम x प्लस रेडिकल 5, तो ये माइनस ये कैंसिल आउट। तो मैं इस फ्रैक्शन को लिख सकता हूँ 1 माइनस, क्योंकि माइनस रेडिकल 5 बचेगा, 1 माइनस रेडिकल 5 अपॉन x प्लस रेडिकल 5। अच्छा दोस्तों, ये ध्यान में रखना कि x प्लस रेडिकल 5, जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये भाई साहब जो है ना आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एज इट इज वापस आ जाएगा, यानी ये ही वापस आपके पास आ जाएगा। पर मैंने ऐसा क्यों किया है, उसका रीजन सिंपल सा है कि मैं इसकी इंटीग्रेशन देखना चाहता हूँ, और अब इसकी इंटीग्रेशन इतनी मुश्किल आपके पास होगी नहीं, मतलब सादा अंदाज में इसकी इंटीग्रेशन आपके पास हो सकती है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ 1 माइनस रेडिकल 5 अपॉन x प्लस रेडिकल 5 dx। मैं डिफरेंट टेक्निक्स आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि डिफरेंट आइडियाज मैं आपको देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना सीखें। वही आपके पास इंटीग्रेशन करूंगा, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन अब अलग अलग हो जाएगी, यानी सम या डिफरेंस की इंटीग्रेशन उसके सम या डिफरेंस के बराबर ही होता है। तो रेडिकल 5 मैंने बाहर ले गया हूँ, कॉन्स्टेंट बाहर जा सकता है, 1/x प्लस रेडिकल 5 और ये dx आपके पास। जनाब ये ध्यान में रखें, ऊपर नीचे फंक्शन हो डिवाइड में, और उसका हाईएस्ट पावर 1 हो, और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, और आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आप सिंपल कहो कि भाई उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln, ये जो नीचे फंक्शन है f(x) ये लिखो और प्लस c लिखो। अब यहाँ x का डेरिवेटिव, x की इंटीग्रेशन मैंने आपको कहा था ये x0 होगा आपके पास, तो ये होगा x0 प्लस 1 अपॉन x0, मतलब 0 प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस के रेडिकल 5। देखें इसका हाईएस्ट पावर है 1, और अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव होगा 1, नंबर का 0, तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस लॉ के तहत ln, ये जो फंक्शन है इसको लिखें ऐसे, और प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, माइनस रेडिकल 5 ln
एक्स प्लस रेडिकल 5 प्लस 3। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। ये भी वही आंसर है। अब जो आप टेक्निक यूज करना चाहें आप यूज करें। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम डायरेक्ट करते हैं, जरा मजे का है। ओके, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। और टिग्नोमेट्री वाले दोस्तों, जरा टिग्नोमेट्री करना स्टार्ट करो। इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। मैंने क्या किया, इसको रेक्टलाइज किया। डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला लग जाएगा A² माइनस B² का। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री वाले दोस्तों याद करो यार, ये बराबर होता है cos² एक्स के। और अगर मैं एलसीएम अलग करूं, और कुछ फैंसी वे में लिखूं, जस्ट मैनिपुलेट करो, नथिंग है। 1/cos² एक्स बराबर होता है sec² एक्स। sin/cos बराबर होता है tan के। और 1/cos बराबर होता है sec के, यानी ये sec x tan x होगा। और दोस्तों जिसका डेरिवेटिव अच्छा है उसको याद होगा, यार ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव sec² होता है, यार वो tan x होता है। और ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव sec x tan x होता है, और वो सिर्फ sec x होता है। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। तो तो अगर किसी को डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रेशन में रिवर्स ही तो जाना है भैया, और ये प्लस हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई है। ओके, एक मजे की चीज प्रूव करने का क्वेश्चन आया। बोले जी प्रूव करते हैं इसको। कहता है ये वाला भाई साहब जो है ना आपका, ये वाला भाई साहब, इसको प्रूव करके दिखाओ। ओके, एंड लेट मी नो सम लाइन बिकॉज it would be long. It would be long. Definitely, it would be long. तो हमारे पास ये कहलाती है स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको इस तरह समझा दूं भैया, जब देखो आप A² माइनस x² ना, आप डिनोमिनेटर में देखो या कहीं भी क्वेश्चन में देखो तो आप लेट कर लो, आपके पास y बराबर है A साइन थीटा। अगर आप कहीं देख लो आपके पास A² प्लस x² है, तो जल्दी से लेट कर लो y बराबर है A tan थीटा के। और तीसरा भैया अगर आप देख लो x² माइनस A² है। अब ये रेडिकल्स में हो रेडिकल्स में ना हो, बस अगर A² माइनस x² नजर आ रहा है, चाहे वो रेडिकल में हो चाहे वो नहीं हो, तब भी तो आप क्या लेट कर लो, y इज इक्वल टू A sec थीटा। तो मैं देख सकता हूँ x² माइनस A² ये वाला मेरा क्वेश्चन है, और मुझे इसको प्रूव करना है कि ये बकवास भाई के बराबर हो। चलिए प्रूव करते हैं। दिस इज रियली इजी वन। इजी है, थोड़ा सा लॉन्ग है पर इजी है, बिल्कुल सादा सा। तो जैसा देखूं मैं x² माइनस A² तो इसका मतलब मुझे लेट करना होगा y बराबर है A sec थीटा। ओके, y बराबर है A, अच्छा मैं इंटीग्रेशन की शक्ल में लिख लूँ, A, क्योंकि A की वैल्यू इस वक्त A ही है A sec थीटा। अब मुझे dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सॉरी, x बराबर लेट, पार्डन मी अगेन भाई, एक्स लेट करना है वाई नहीं, एक्स लेट कर, एक्स आपके पास वेरिएबल है इस वक्त, वाई नहीं है, एक्स वेरिएबल। ओके, एक्स बराबर हो जाएगा ए सेक थीटा के। अब मैं डेरिवेटिव लूंगा, मुझे डीएक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं डेरिवेटिव लूंगा दोनों का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इस एक्स को लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ए, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा लूंगा तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा। डेरिवेटिव की शीट में जाना, वहां देख लेना, वहां लिखा हुआ है भाई, शीट में जाना और देख लेना, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ये देखें, डेरिवेटिव की शीट में सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, तो लिखा हुआ है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज नाउ अ सिंपल वन। ओके,
डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा। अब मुझे यहाँ डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब भाई मुझे क्वेश्चन में जाओ और जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया उसको लिख लो। डी एक्स की जगह डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा रेडिकल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। वैसे ही अच्छा जी, ना उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ए सेक थीटा से ये कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग बचेगा मेरे पास ऊपर टेन थीटा डी थीटा, कॉमन लूंगा मैं ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और भाई आइडेंटिटीज भी दी हुई है, इन्होंने बहुत सहूलत कर दी आपके लिए। तो एंड में देखो टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज भी दी है इन्होंने, मतलब इन्होंने कहा है कि भाई स्टूडेंट कहीं से भी नहीं बचे, कहीं से भी नहीं बचे, आइडेंटिटीज भी दी हुई। तो आइडेंटिटीज चलें, ये वाली तो नहीं दी पर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काफी हद तक दी है इन्होंने। तो कहने का मकसद है कि आप आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। सेक स्क्वायर थीटा, चलें दोस्तों को, अगर जिनको आइडेंटिटीज ये याद नहीं है तो ये मैं लिख देता हूँ, पर बिल्कुल बेसिक है यार। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं वन को वहां शिफ्ट कर लूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के। तो इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर रेडिकल से बाहर ए के फॉर्म आ जाएगा, और रेडिकल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के, ये भाई साहब भी बाहर आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग सी टेन से टेन भी कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल से बाहर आएगा, खत्म हो जाएगा। ये भाई साहब वन अपॉन ये बाहर ले लेता हूँ, और कुछ भी नहीं बचा तो फिर वन बचा आपके पास डी थीटा। और अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा आ जाएगा ऑब्वियसली। वन की इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो एक्स आता है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो थीटा आ जाएगा प्लस सी आपके पास। अच्छा जी, अब थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालें, याद करो यार, तुमने एक्स कहा था, एक्स बराबर था ए सेक थीटा, किसके बराबर कहा था, और एक्स अपॉन ए बराबर हो जाएगा किसके, सेक थीटा के। और अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालनी तो हम कहूँगा थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो भाई ये वैल्यू पुट कर दो, वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और जनाब अली मुकाम आपने यही तो प्रूव करना था, और ये आपने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये बात समझ आई होगी। चलें जी नेक्स्ट, जल्दी से मूव कर जाते हैं। ओके, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन। अच्छा सा मजेदार सा क्वेश्चन आया है, जो मजे की फॉर्म में बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर बना लेते हैं जनाब इसके, ताकि आपको इसको सिखा सकें। कोशिश करेंगे जितने भी ये ग्राफिकल प्रोसेस है उसकी फिगर जरूर बनाएं, ताकि आपको एक आइडिया आए कि हमारा बैकग्राउंड में हो क्या रहा। ओके दोस्तों, भाई कहता है फाइंड द पॉइंट जेड x1 y1 विच इज वन सिक्स ऑफ द वे along the segment obtained by these two। अब सेगमेंट क्या है, ये वर्डिंग क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ भाई। सिक्स कॉमा माइनस एट, अच्छा जी सिक्स कॉमा फर्स्ट करते हैं ये हमारा 6 है, और फर्स्ट कर लेते हैं ये हमारा माइनस एट। तो सिक्स कॉमा एट हमारे पास ये हो जाएगा माइनस एट, और इस भाई साहब को नाम दिया इसने एक्स। और एक और पॉइंट है थ्री कॉमा सेवन। ओके भाई ये चलें फर्स्ट करते हैं, ये मेरा थ्री है और ये मेरा सेवन। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा थ्री कॉमा सेवन, और इस भाई साहब को नाम दिया इसने वाई। और इनको जो ज्वाइन कर लोगे ना, ये जो ज्वाइन किया, ये बेसिकली कहते हैं लाइन सेगमेंट।
ये लाइन सेगमेंट बना है। तो ये कह रहा है ना द लाइन सेगमेंट ऑब्टेनिंग बाय ज्वाइनिंग, तो मैंने इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना दी। ठीक है, अब ये क्या टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा है, चलो ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट जेड एक्स वाई विच इज 1/6 ऑफ द वे। 1/6 का मतलब ये है कि इस सेगमेंट के 6 हिस्से में, वो भी इक्वल, 1 2 3 4 5, और ये 6 से मैंने गधा कर दिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हिस्से की। और ये जो पॉइंट है ना 1/6, यानी पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, और वो इक्वल है। जो मैंने बनाया है वो जाहिर बात है थोड़ा सा आपको इक्वल नजर नहीं आ रहा होगा, वो इक्वल हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो जेड है ना, ये बेसिकली पहले हिस्से पर है। 1/6 मतलब पहले हिस्से पर है। ये आपके पास क्या है, जेड है। जेड आपके पास बराबर ये जो जेड है, ये आपके पास इस हिस्से पर है। जेड बराबर है आपके पास x1 y। अच्छा नोटिस करो, जेड अगर पहले हिस्से पे तो ये हमारे पास लेंथ होगी 1, और ये जो बाकी लेंथ है दोस्तों, ये जो बाकी लेंथ दिस वन, ये लेंथ जो होगी वो आपके पास 5 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल 6 हिस्से टूटे हैं। तो ये आपके पास क्या होगी, 5 होगी। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं इन दो लेंथ का, इस लेंथ का और इस लेंथ के साथ, यानी इस लेंथ का इस लेंथ के साथ, और कंपैरिजन मतलब रेशो लूं, तो बेसिकली क्या होगा रेशो, वो होगा 1:5 होगा। यानी जेड ने दो डिस्टेंसेस पे तोड़ा है एक्स वाई को, और पहला जो डिस्टेंस है वो 1 है, 1 लेंथ में 1 है, जो भी लेंथ होगी उसकी, उसका 1 कंपैरिजन जिस मैं कर रहा हूँ उसका 600 में 1, और आपके पास जो अगला है वो 5 आपके पास है, और कंपैरिजन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। और ये बेसिकली आपके पास किसकी वैल्यू होंगी, M1 और M2 की। मैं ऐसा ऐसा फार्मूले की तरफ मूव कर रहा हूँ। और फार्मूला जब कोई आपके पास पॉइंट इंटरनली काटता है किसी लाइन सेगमेंट को, तो जनाब ये x1 y1, ये x1 मिल जाता है आपको। आप क्या करते हो, M1 में एक कोई पॉइंट ले लो, चलो मैं इसको कहता हूँ इस बार ए बी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ। ओके, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। इस पॉइंट को ए कह रहा हूँ, बल्कि इसको ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ, इसको सी कह रहा हूँ, और इसको डी नाम दे रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो ये कैसे मिलेगा, M1 आपके पास और सी प्लस M2 ए अपॉन अपॉन M1 प्लस M2 होगा। अच्छा, क्योंकि इसने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात की है, फाइंड द पॉइंट, बल्कि ये दोनों की बात की है इसने, दोनों पॉइंट। दूसरा पॉइंट यानी y1 कैसे मिलेगा, M1 अब की बार आपके पास होगा C M2 B अपॉन M1 प्लस M2 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी, मुझे x1 चाहिए, तो m की वैल्यू 1 है, और d की वैल्यू अगर मैं नोटिस करूँ, d की वैल्यू मैंने 7 दी है, M2 मेरे पास 5 है, और b की वैल्यू मेरे पास है, b की वैल्यू -8 है। ओके, मैंने कौन सी, अच्छा ये मैं y1 चलो निकाल रहा हूँ, ठीक है y1 निकाल लेता हूँ। वैल्यूज लिख ली है, अपॉन M1 M2 मतलब 1 + 5। ओके, y1 मिल जाएगा आपके पास 7 माइनस के 40 हो जाएगा अपॉन 4, दैट मीन्स माइनस के 33 अपॉन 4। सिमिलरली x1 मिल जाएगा, M1 आपके पास 1 है, c की वैल्यू आपके पास 3 है, M2 आपके पास 5 है, और a की वैल्यू आपके पास 6 है,
और 1 + 5 और x1 मिल जाएगा 3 + 6 5 30 6 हो जाएगा 33/6, जिसको मैं अगर सॉल्व सॉरी यहाँ पर 5 होगा, ये मैंने माइनस कर दिया था, ये 5 होगा। ओके, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये होगा 11/2। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मजे का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का था, इंटरेस्टिंग 5 मार्क्स। आई होप आपको स्केच डायग्राम भी स्केच करके दिखाया आपको, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। चलिए जी आगे मूव करते हैं। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट आपके पास है एरिया की बात हो रही है। और इफ द एरिया ऑफ अ गिवन ट्राइंगल इज 6, एरिया मतलब ये भाई साहब ट्राइंगल का एरिया, ये आपको कितना दिया हुआ है, 6 के बराबर दिया हुआ है स्क्वायर यूनिट। और 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। वर्टिसेस मीन्स जहां पर 2 साइडें इंटरसेक्ट करती हैं। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये इसमें से ए मिसिंग किया हुआ है, कह रहा है ए फाइंड करके बताओ। जरा फार्मूला शीट में चले जाओ जल्दी से और देखो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया का फार्मूला क्या है। और ये देखें जी, एरिया का फार्मूला आपके पास क्या दिया हुआ है। एरिया का फार्मूला दिया हुआ है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1। तो यार जल्दी से ये फार्मूला लिख लो। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बराबर हो जाता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फार्मूला लिख दिया है। और आपका कौन सा x1 कौन सा x2 ये आइडेंटिफाई करना है। तो जनाब ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है जनाब, और ये मेरा y2, और ये मेरा x3 है, और ये मेरा y3। और अगर इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके छोटा कर दूं यार, तो फर्स्ट ईयर की यादों में से कुछ यादें निकालें और देखें। मैं इसको थोड़ा फार्मूले को छोटा सा कर रहा हूँ, चाहे तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी है। पर मैं फार्मूले को छोटा कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ 1 को ऐसे ही रख रहा हूँ, और रॉ 2 माइनस रॉ 1 कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा x2 माइनस x1, ये होगा y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा 0। और रॉ 3 माइनस रॉ 1 कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1, ये भी 0। और इससे फायदा होगा अगर मैं डिटरमिनेंट चला लूँ, तो खाली मुझे यहाँ से चलाना पड़ेगा इस साइड से, ये प्लस माइनस प्लस दैट मीन्स 1। और मैं क्या चलाऊंगा, मैं ये खाली ये 4 नंबर लिखूंगा। इसका मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x3 माइनस x1, और y3 माइनस y1। तो मैंने अपने फॉर्मूले को वो 3/3 डिटर्मिनेंट से 2/2 की डिटर्मिनेंट में लेके गया हूँ। ये 1 बेसिक लिखो, ये मेरा सिंपल सा फार्मूला बन गया है। जहां मैं 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करता, यहाँ मैं सिंपल सा 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा। और देखिए भाई एरिया निकालना होगा ना आपको, तो 1/2 एरिया गिविंग दिया, बल्कि एरिया तो नहीं निकालना है, इसमें वैल्यू निकालनी है। तो x2 दोस्त मेरे पास है 2 माइनस x1 मेरे पास है 2। और दिस इज वेरी नाइस, और छोटा हो गया। और y2 मेरे पास है -2 माइनस y1 मेरे पास है 2। और जनाब यहाँ पर है x3, मेरे पास a है, और x1 मेरे पास 2 है, और y3 मेरे पास 5 है, और y1 मेरे पास 2 है। और हाँ यार भाई एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हमारे पास 6 के बराबर। तो लिख लो यार इसको 6 के बराबर, 6 के बराबर दिया हुआ है ना, तो ये 6 के बराबर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 बराबर हो जाएगा, बल्कि 6 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 0 -4 a -2 एंड 3। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 बराबर हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 0, हमेशा माइनस, -4 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो -4 मल्टीप्लाई होगा a -2 से। और जनाब यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 12 बराबर हो जाएगा, 0 तो हटा दीजिए, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा ए से, तो 4a हो जाएगा।
4 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो 8 हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, 8 उधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो यार, और ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है आई थिंक 5। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको एरिया का ये वाला फार्मूला ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि 3/3 को सॉल्व करने से बेहतर है ये 2/2 छोटा वाला सॉल्व करें, ये ज़्यादा आसान। ओके, फाइंड द एंगल अल्फा बीटा इन अ गिविंग ट्राइंगल। और जनाब, जब दो साइडों के दरमियान एंगल निकालना हो, दिस वन, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, और आपने एंगल निकालना हो, स्टार्ट यहाँ से हुआ है एंड यहाँ से हुआ है, इसके स्लॉप को मैं कह रहा हूँ m1 और इसके स्लॉप को कह रहा हूँ मैं m2। ये बहुत काम की चीज है। tan थीटा बराबर होता है m2 में से निकालो m1 और 1 प्लस m2 m1। ये फार्मूला दिया हुआ भी होगा पीछे, ऑलरेडी ये फार्मूला दिया होगा, देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। tan थीटा एंगल का फार्मूला, यस ये दिया नहीं, ये हाँ ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो उसने tan इनवर्स डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप वैसे लिखो ऐसे लिखो, tan को यहाँ लिया, एक ही बात है। तो ये फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, याद करने की कोई इतना जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है। अब आपको बस ये केयरफुल रखना है, m1 स्टार्टिंग m2 एंडिंग, ये है। तो दोस्तों पहले अगर मुझे एंगल अल्फा निकालना है, एंगल अल्फा, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लॉप मेरा m1 होगा, फिगर नॉट स्केल्ड है, ठीक है ना, और इस लाइन का स्लॉप मेरे पास m2 होगा। तो अगर मुझे m1 m2 की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, ए बी का स्लॉप निकालना होगा। तो स्लॉप ऑफ ए बी, जिसको मैं अभी कहूंगा m1, y2 माइनस y1, यानी इसको इससे माइनस करें, और इंटरेस्टिंग, यानी 2 माइनस 2 और x2 माइनस x1, दैट मीन्स -3 -2। ऊपर जनाब 0, नीचे जनाब कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब m1 की वैल्यू आ रही है। ओके, अब आपको m2 फाइंड करना है, यानी आपको फाइंड करना है स्लॉप ऑफ AC, इसको आप नाम दोगे m2। तो यहाँ पर AC 7 -2, यानी y2 माइनस y1 7 -3, तो जनाब ये हो जाएगा 7 -2 मतलब 5, 7 -3 मतलब 4, तो 5/4 ये मेरे पास हो जाएगा क्या, m2। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m2 आपके पास बराबर दिया हुआ 5/4 माइनस m1 मुझे दिया हुआ है 0, 1 प्लस m2 5/4, 0, ये भाई सब तो खत्म ही हो जाएगा, 1 से कोई अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब 5/4 ही बच जाएगा। tan अल्फा, और अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/4। कैलकुलेटर भाई से पूछ लो कि यार, कैलकुलेटर भाई ये जो 10 है, कैलकुलेटर में पूछो कि ये जो 10 आपके पास इनवर्स है, और वैल्यू अगर मैं आपको दूं कि 5/4 है, तो इससे पूछना ये किसके बराबर है, तो वो बताएगा आपको कि देखो भाई ऐसे करो, ये लिख लो आप एग्जैक्टली 51.34 डिग्री से, और ये आपका अल्फा का एंगल निकल गया। अच्छा जी जनाब, इसने अल्फा के अलावा बीटा भी तो कहा है, तो चलें जी बीटा के लिए भी वर्कआउट कर लेते हैं, इन सबको रब कर लेता हूँ। अब बीटा के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स इसका स्लॉप आपके पास m1 कहलाएगा, और इसका स्लॉप आपके पास क्या कहलाएगा, m2। तो फार्मूला चेंज नहीं होना भैया, tan थीटा बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1/1 प्लस m2 m1। तो जरा इसका स्लॉप निकाल लेते हैं, यानी अब की बार स्लॉप ऑफ BC आपको देगा m1, और वो BC यानी 7 -2 फार्मूले में 7 -2/7 माइनस और -3,
तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 10। इसका मतलब आंसर जो आ रहा है आपके पास आ रहा है 1/2, यानी m1 मेरे पास आंसर आएगा 1/2। ओके नेक्स्ट, अब ये मुझे m2 निकालना है। इसका मतलब स्लॉप ऑफ ए बी जो मुझे मिलेगा m2, यानी ए बी, बी मतलब 2 -2, ऑलरेडी निकाल चुका था इसका मतलब ए बी 2 -2, और ये निकाल चुका हूँ भाई, ये स्लॉप 0 के बराबर है, इससे मैंने निकाला। तो इस वक्त m2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ओके वैल्यू पुट कर लेता हूँ 10, और इस वक्त थीटा होगा आपके पास बीटा के बराबर। m2 हमारे पास है 0 माइनस m1 हमारे पास है 1/2, 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी हमारे पास होगा 10। बीटा इज इक्वल टू -1/2, और बीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स -1/2। कैलकुलेटर भाई के पास जाओ और उससे वापस पूछो कि यार देखो भैया, अगर आपकी बार अगर हम आपको माइनस से 1/2 दें तो हमें कौन सा एंगल दे रहे हो आप? तो वो भाई साहब बोलेगा देखो यार अब ऐसे करो, ये आप जो बीटा ले लो ना, ये आपके पास ले लो माइनस के 26.56, ये क्लॉक वाइज में आपके पास एंगल, नेगेटिव एंगल आपके पास। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट में मूव कर जाता हूँ। ये पास पेपर ऑब्वियसली मैं स्लोली स्लोली कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मैं पास पेपर से सॉल्व करते हुए चला। अभी मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। ओके, अब आपके पास जो है आप फाइंड करना चाहते हो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आया। चलो जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं ताकि हम इस पर सही तरीके से काम कर सकें। एंड लेट मी मेक यू फील मोर कंफर्ट। मैं इसका आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। इस टेबल के जरिए डेटा को क्योंकि वो फिर डेटा को प्रिसाइज करना जरा आसान हो जाता है। देखते हैं कितने चाहिए होंगे कॉलम। अब मैं डेटा पढ़ना स्टार्ट। A factory produced two types of toys by using two machines। अच्छा जी, दो मशीन यूज कर रहा है। टू मशीन, पहली है मशीन मशीन ए, और दूसरा है आपके पास मशीन मशीन बी। लेट मी चेंज माय कलर। ओके, मशीन ए मशीन बी। अच्छा जी, अब वो उसके बारे में क्या बताना चाह रहा है। मशीन ए एंड मशीन बी अवेलेबल फॉर 170। यानी दोस्तों जो पहली बात कर रहा है वो कह रहा है मशीन ए जो है ना आपकी, आवर्स की डिस्कशन कर रहा है यहाँ पर। वो आपके पास मशीन ए 170 आवर्स के लिए मौजूद है, और मशीन बी आपके पास 103 आवर्स तक, 130 आवर्स तक आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये दोनों मशीन बेसिकली क्या बना रही है? टॉय, खिलौने बना रही है। टू टाइप, ये मशीन आपके पास खिलौने बना रही है। अब फैक्ट्री प्रोड्यूस वो भी दो किस्म के खिलौने बना रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास ये कह रहा है ईच यूनिट ऑफ टॉय वन रिक्वायर्ड 20 मिनट फॉर मशीन ए। भाई अब वो टॉय बनने का प्रोसेस आ गया, टॉय बनने का प्रोसेस आ गया है। तो ये टॉय वन जो है ना, ये आपके पास 25, आई होप 25 से लिखा हुआ था, 20 मिनट, 20, टॉय वन रिक्वायर 20 मिनट ऑफ अ मशीन, यानी 20 मिनट में वो बन जाते हैं। और जनाब टॉय जो टू है वो मशीन ए में 25 मिनट में बन जाते हैं।
सिमिलरली टॉय 2 है आपके पास, तेरा यार टॉय 2 जो है 15 मिनट लेती है मशीन ए में और 20 मिनट लेती है मशीन बी में, वो 20 मिनट लेती है, ठीक है। अब क्या, और ये कह रहा है थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं और एक और पोर्शन इसका जोड़ देते हैं, जैसा किसी और कोई फर्क नहीं। और जनाब इसको मैं एक्सटेंड कर दूं और दोनों का प्रॉफिट देने की बात कर रहा है, और प्रॉफिट के बारे में क्या बात कर रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट और दोनों टॉयज का कर रहा है। वी रिक्वायर प्रॉफिट ₹10 एंड ₹8 ऑन अ टॉय 1। अब ये प्रॉफिट आपके पास जो है वो टॉय 1 और टॉय 2 का देना चाह रहा है। ये टॉय 1 का जो है अभी मशीन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो चले मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे ही शो कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर मशीन है, मशीन ए पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये कॉलम पे नहीं लिखना चाहिए ये। तो टॉय ए जो है वो कहता है कि यार भैया अगर आपको टॉय टॉय ए है तो वो आपको ₹10 प्रॉफिट देगा बेचने के बाद, ऑब्वियसली बेचने के बाद। और जो टॉय बी है, सेकंड टॉय है, वो आपको ₹8 फायदा दे रहा है। अब वो कह रहा है कि आपके पास ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर दे दो, तो मैं कुछ चीजों को आपको यहाँ बना लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मैं चीजें कुछ पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी इससे आप किसी भी किस्म के लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ओवरऑल आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में, जिसको आप या तो मैक्सिमाइज कर रहे होते हो या मिनिमाइज कर रहे होते हो। मैक्सिमाइज तभी करोगे जाहिर है जब आप उसको कोई उसमें कोई फायदा देख रहे होगे, और मिनिमाइज तभी करोगे जब कोई नुकसान हो रहा होगा और आप कोशिश कर रहे होगे कि यार भाई नुकसान को कम से कम करें या खत्म करें, मतलब दूसरे पास है। अब अगर वो कह रहा है कि x इज द नंबर ऑफ टॉय 1 टू बी मैन्युफैक्चर एंड y इज द नंबर ऑफ टॉय टू मैन्युफैक्चर, तो आपके पास एक टॉय बनाने में ₹8 लग रहे हैं, एक टॉय का प्रॉफिट आपके पास ₹8 का है, और दूसरे टॉय का प्रॉफिट आपके पास, सॉरी, एक टॉय का प्रॉफिट आपके पास ₹10 का है और दूसरी टॉय का प्रॉफिट आपके पास ₹8 का है। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ यहाँ पर नाम, तो मैं इसको कहूंगा 8 दफा एक्स प्लस, सॉरी 10 टाइम्स एक्स प्लस 8 टाइम वाई। और बेसिकली ये क्या कर रहा होगा, मैं नंबर ऑफ टॉयज, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स नंबर ऑफ टॉय रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई, अगर 5 बनाऊंगा, फर्ज करता हूँ 5, और मैं कहूंगा 5 मैंने टॉय 1 बनाए हैं और 2 मैंने टॉय 2 बनाए हैं, 5 और 2, और मैं आपसे कहूँ यार मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहोगे अच्छा ये एक्स और वाई की फॉर्म होगी, सॉरी मैंने खाली एक्स लिखा है आपको, ये एक्स और वाई की फॉर्म में होगा। तो आप कहोगे यार एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 2, तो यहाँ 5 पुट करोगे एक्स की जगह तो ये हो जाएगा 50, और 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 16, यानी आपके पास ₹66 का फायदा हुआ है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी ये आपको क्या बताएगा, आपका मेन पर्पस जो इस प्रॉब्लम का मेन पर्पस है, आपका मेन पर्पस ये है कि आप अपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, क्योंकि ये प्रॉफिट है, मैक्सिमाइज करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। तो ये जो बनेगा आपके पास वो बनेगा मैक्सिमाइज का। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बेसिकली होगा मैक्सिमाइज का। और मैक्सिमाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जाहिर बात है प्रॉफिट है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और मैक्सिमाइज इस सेंस में होगा कि जब मैं एक्स और वाई ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, जाहिर बात है एक्स और वाई ज्यादा बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर एक्स और वाई मैं कम बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। ये तो ऑब्वियसली आपको फंक्शन में नजर भी आ रहा होगा।
ओके, चले आइए अब हम कॉन्स्टेंट पे डिस्कस करते हैं। ये कॉन्स्टेंट क्या होती है? अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जनरल थ्योरी समझा रहा हूं। तो ये कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होती है? ये आपकी लिमिटेशन होती है। एक दर्जी ने दुकान खोली पाकिस्तान, पाकिस्तान में बिजली का सबसे बड़ा मसला। दर्जी को पहले से ही पता है 10 से 12 बजे बिजली जाती है, 2 घंटे वो काम ही नहीं कर सकता कोई भी, तो वो 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। अब ये जो 2 घंटे उसको ऑलरेडी पता है, या 8 घंटे उसको पता है कि वो बिजली आपके पास जानी ही जानी है, तो ये 8 घंटे में वो काम नहीं कर सकेगा। अगर वो मशीन के साथ काम कर रहा है और मशीन बिजली चाहती है, तो वो बिजली वाला काम नहीं कर सकेगा। तो वो उसके लिए लिमिटेशन होगी, भाई इन आवर्स में मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो उसके लिए क्या होंगी? लिमिटेशन होंगी, और उनको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। अब कांस्टेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ। यानी सादा अल्फाज में कांस्टेंट एक फंक्शन, ये जो पूरा प्रॉब्लम है उसकी लिमिटेशन आपके पास होती है, और इन लिमिटेशंस को हमें टैकल करना पड़ता है। चले आइए अब मैं आपको कांस्टेंट लिखना सिखाऊं यहाँ पर। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, किस तरह से, वो अगर आपको बताते हैं। भैया यार 20 मिनट में मेरे पास टॉय 1 बन जाता है एक, और 15 मिनट में मेरे पास टॉय 2 बन जाता है। दिस इज नथिंग, टॉय 2 बन जाता है। और मेरे पास टोटल आवर्स कितने हैं? 170 आवर्स, 170 आवर्स। अच्छा यार, अब आवर्स को आवर्स में कन्वर्ट करो, या तो 170 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, या 20 मिनट को कन्वर्ट कर लो आवर्स में, क्योंकि आवर्स को आवर्स की लेंथ में रखिए, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई आप। तो अब ये 20 मिनट्स है, तो अगर मैं इनको आवर्स में करना चाहता हूँ तो जब 60 से डिवाइड कर दो, सादी सी बात है, आवर में चला जाएगा। तो ये 60 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा आई थिंक 1/3, और ये आवर्स 1/3 आवर्स, और 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे ख्याल में आएगा 1/4 आवर्स हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई। 20 मिनट में, या चाहे तो आप उसको 170 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, प्रॉब्लम को किसी एक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम एक यूनिट में आपके पास होना चाहिए। अगर दोस्तों को फ्रैक्शन समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं भाई, 170 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 10200। अब ये मिनट्स में चला गया आपके पास, और 130 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, और करके लिख रहा हूँ, ये हो जाएंगे 7800 मिनट। तो अगर ये फ्रैक्शन वाला यूज नहीं करना तो मिनट वाला यूज कर लो। चले मैं मिनट वाला यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा वो फ्रैक्शन में नहीं है तो आसान जरा हो जाता है। दोनों यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब कांस्टेंट क्या होगा? कह रहा है कि भाई 20 मिनट में मेरे पास टॉय 1 मशीन 1 में बन जाता है, तो मैं 20 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टॉय 1 मतलब नंबर ऑफ टॉय 1 से, प्लस 15 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं नंबर ऑफ टॉय 2 से। अब ये टाइम की रिक्वायरमेंट है, ये मिनट की है। और मशीन 1 को कितना अलाउ कर रहा है? वो मशीन 1 को अलाउ कर रहा है कि वो कितने मिनट तक चल सकती है? वो चल सकती है 10200 मिनट तक चल सकती है। तो ये मशीन की रिक्वायरमेंट है, उससे कम चल सकती है या उसके बराबर चल सकती है, उससे ज्यादा नहीं चल सकती। अब जितने भी आप लोग टॉय बनाओगे, एक टॉय आपके पास 20 मिनट में बनता है। फर्ज करते हैं अगर आपने 50 बनाए हैं, तो आप 50 बना रहे हो, पर इस इनइक्वलिटी को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इस इनइक्वलिटी को। यानी 20 मिनट में एक टॉय बनता है, जितने भी टॉय बनाओ आपकी उसके ऊपर है, क्योंकि टाइम आपकी बाउंडेड है, तो आपके पास एक लिमिटेड टॉय ही बनेंगे जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। 20x + 15y < 10200 ये मिनट में, या 1/4x प्लस 1/4 नहीं सॉरी 1/3x + 1/4y < कितने आवर से?
170 आवर्स। तो भाई पहला कांस्टेंट तो आपका ये बन गया, ये आपका पहला कांस्टेंट है। और शायद पहले क्वेश्चन में यही कह रहा था कि मशीन ए में ये कांस्टेंट फॉर मशीन ए, तो मशीन ए का कांस्टेंट आपके पास ये बन गया। मैं मशीन बी का भी कांस्टेंट आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया पूरा आ जाए। ठीक है, अगर मशीन बी का कांस्टेंट बनाएंगे तो वो 25 मिनट में टाइप ए बनाएगा आपके पास, प्लस 20 मिनट में वो टाइप बी टॉय बनाएगा। और जो लिमिटेशन है आपके पास आवर्स की वो कितनी है, ये मिनट्स में मैंने कन्वर्ट किया है, तो मिनट्स में आपके पास कितनी होगी 7800, 7800 मिनट्स में। या मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर 25 है 60 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ आपके पास, यानी 25 डिवाइड 60, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 5/12 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/12 x प्लस 20, मतलब ये आपके पास वही 3 हो जाएगा, 1/3 y लेस देन इक्वल टू 130, ये आवर्स में चला गया आपके पास। तो ये कांस्टेंट नंबर 2 है। मशीन ए पे कांस्टेंट आपके पास, आई होप मैंने दोनों आपके पास बना के दिखाई है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तफसील से बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको हेल्प आउट कर सकूँ प्रॉब्लम की। ओके जी, अब उससे नेक्स्ट में मूव कर देता हूँ। ये कांस्टेंट फॉर मशीन बी, ओके वो नीचे दे रहा था, चलो मैंने ऊपर बना लिया, ये नीचे बना लीजिएगा भाई। ये कांस्टेंट फॉर मशीन बी वो मैंने लिख लिया आपके पास। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। चले जी, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे और मूव करता हूँ और देखता हूँ मुझसे क्या मांग रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमारे पास मैंने आपको समझा दिया क्या बना है, और मैक्सिमाइज का आइडिया भी मैंने आपको दे दिया कि मैक्सिमाइज क्यों करने की बात कर रहा है। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमसे क्या मांगना चाह रहा है ये। जनरल कांस्टेंट, भैया जनरल कांस्टेंट को समझिए, जनरल कांस्टेंट क्या होते हैं, जल्दी से इसको बता देते हैं। ये जनरल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। दरअसल जनरल कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास एक्स और वाई कहाँ लाए करेंगे, ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में मैं लिख रहा हूँ ना, ये कहाँ लाए करेंगे। और ये भैया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाए करेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज होती है, और ये नंबर ऑफ टॉयज है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और जो आपकी वाई की वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये आपके जनरल कांस्टेंट कहलाते हैं। ये आपके कहलाते हैं जनरल कांस्टेंट। आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। चलें डायरेक्ट मूव कर जाते हैं। प्रॉफिट फंक्शन हमने वहां ऊपर लिख लिया था, यानी वो ऑलरेडी लिख लिया। एफ ऑफ एक्स वाई मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, 10x प्लस 8y। मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ तो उसमें टाइम बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। नेक्स्ट, ओके, कॉर्नर पॉइंट। जनाब अगर कॉर्नर पॉइंट चाहिए होंगे तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट से डिस्कशन कर रहा है ये। अब वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट आपके पास, यानी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास तो कोई ग्राफ या रीजन आपसे दिया हुआ नहीं है इसमें, तो आपको क्या कर रहा होगा, कोई एक आपको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स होंगे ये कांस्टेंट से, ये बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास होंगे, यानी दो इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करे। अब पहली इनइक्वलिटी मेरे पास क्या बन रही थी, मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। आई थिंक पहली इनइक्वलिटी थी मेरे पास शायद 1/3x, फिर थी 1/4y लेस देन इक्वल टू 170, और दूसरी इनइक्वलिटी थी मेरे पास आई थिंक 5/12x प्लस 1, क्या था आपके पास 20 था, दैट मीन्स 1/3y, ओके 15 का, विच इज लेस देन इक्वल टू 130। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जो कॉर्नर पॉइंट, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट ही होगा ऑब्वियसली, तो मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ।
मैं पहले इनइक्वालिटीज गायब कर रहा हूँ क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करने हैं। तफसील से ये जो इसको ग्राफिंग करनी होगी, आई होप कोई ऐसा क्वेश्चन पास पेपर में आएगा तो उसको बना के भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये इनइक्वालिटीज बनती हैं। फिलहाल मैं कॉर्नर पॉइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट कॉर्नर पॉइंट्स के लिए ही वर्किंग कर रहा हूँ। इनका एक इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ जनाब। अगर मुझे 1/4 और 1/3 को सेम करना है तो इन सबको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/9, 9x, ये हो जाएगा 1/12y, और ये हो जाएगा 17/3, और इसको मुझे अब 4 से करना होगा, तो ये हो जाएगा 5 यानी 4 से करेंगे तो ये 48 हो जाएगा आपके पास, और इसको 1/4 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13/4। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो आंसर आपके पास आ रहा है 1/9x। इनइक्वालिटीज थोड़ी सी इन्होंने बड़ी दी है। एक मार्क्स के हिसाब से कॉर्नर जो कॉर्नर पॉइंट, जैसे एक कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन भी चलाया जा सकता है आपके पास। वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट वो जरा आसान वाला पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट हमेशा एक कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन भी होता है, इसको मैं जरा तफसील से बाद में भी डिस्कस कर लूंगा, पर एक एक्स्ट्रा कॉर्नर पॉइंट भी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। इतनी मेहनत, क्योंकि उसने एक मार्क्स की डिस्कशन की है ना, तो एक कॉर्नर पॉइंट आपका हमेशा ओरिजिन भी होता है, हमेशा हमेशा ओरिजिन होता है। हमेशा आप ओरिजिन को भी एक कॉर्नर पॉइंट समझ सकते हैं, 0,0। ठीक है, अब वो आपके पास जो वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन, अब वो बेहतर होता है, यानी कि कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं वो हम इसलिए देखते हैं कि वो हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम देता है। तो 1.0,0 हमेशा हमेशा आपके पास किसी भी रीजन में 0,0 आपके पास कॉर्नर पॉइंट होगा। अब मैंने इतना सॉल्व कर ही लिया है, तो मैं इसका एक और कॉर्नर पॉइंट निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और ये माइनस होगा 5/48x, और ये हो जाएगा 170/3, और माइनस से 130/4। और लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है दोस्तों। 9, 18, 27, 36 या 48 तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में अलबत्ता आता है, यानी 3 हमारे पास दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से 48 में 48 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 48 डिवाइड बाय 3, तो 16, यानी ये इसका एलसीएम होगा। कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, कॉमन 3 है और नॉन कॉमन 3 बचा यहाँ से, और 16 बचेगा आपके पास, तो ये एलसीएम होगा। तो 9 इसके पास, ये मतलब इसके पास 16x जाएगा, और 5 48 से 48, और ये कितना आ रहा है 48, यानी ये मौजूद है 3 जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा हमारे पास x। और जनाब इसका भी एलसीएम लेना होगा 12, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इन्होंने एक मार्क्स के लिए काम किया तो आप एक मार्क्स के लिए काम करें। मैंने अब निकाल लिया है, तो मैं आपको सिर्फ शो करके दिखा रहा हूँ, आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, नथिंग एल्स। 680, मतलब ये इतना एक्स्ट्रा काम करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और 3 से मल्टीप्लाई 130 माइनस के, सॉरी 130 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 390, और 3 के टेबल में कैंसिल भी हो सकता है 4 दफा, और 1 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3, 4, 12, और ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा आपके पास 3, 4 जा 12, और दोस्तों यहाँ बचेगा 680 माइनस 390, 290 डिवाइडेड बाय 4। मजीद भी कैंसिल हो सकता है, देखो यहाँ बचेगा 4, ये पूरा कैंसिल हो गया ना, ये तो पूरा कैंसिल हो गया 12। ओके, 3, 4 जा एंड 4 1 जा, ओके यहाँ पर बचा है 1 ओनली। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 290 मल्टीप्लाई बाय 12। सर इतना लंबा थोड़ा मैंने करना नहीं था। ये कॉर्नर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिला है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और वो पूरा कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। खैर आपको ये नहीं करना बिल्कुल भी, मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक मार्क्स का तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास हमेशा 0,0 भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट होता है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अपनी जो बात समझाई है वो आपको समझ आ गई है। ओके, द क्वाड्रेंट इन विच फिजिबल रीजन लाए, जनाब हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, होता ही कुछ नहीं। और
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा रिप्रेजेंट अ सर्किल। अरे भाई ये बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन। सर्किल भाई साहब, ये इसका भाई साहब का रेडियस होता है। ये कह रहा है शो करके दिखाएं, ये इसका कोई भी पॉइंट है सर्किल का, एक्स कॉमा वाई, और एक्स दिया हुआ है आर कॉस थीटा के और वाई दिया हुआ है आर साइन थीटा। इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है। सर ये आगे जाके आप इसको रखेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है आर थीटा के फॉर्म में एक्स और वाई आपको गिवन हो। तो यार कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को ऐड कर लो, इधर भी ऐड कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो मेरे ख्याल में 1 हो जाता है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस आपके पास आर है और सेंटर पॉइंट ओरिजिन बता, ये जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये सर्किल जो है ना ओरिजिन पर, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, ओरिजिन पर। तो जनाब ये बात खत्म हो गई, 3 मार्क्स आपको मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 3 मार्क्स मिल गए हैं। चलें जी आगे देखते हैं, मूव कर जाते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस पे चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अच्छा जी, दिस सेंटर ऑफ, वेरी गुड। सबसे पहले कंपैरिजन करना है, हमने सेंटर ऑफ रेडियस फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस t इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लें, यानी सबसे पहले आपको रेडियस और सर्किल, रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए। तो आप क्या करें, पहले गिविंग सर्किल को ना ये ऊपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो भी गिविंग सर्किल हो। तो भाई एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट इस वक्त 1 है, तो इसका मतलब सबको 3 से डिवाइड करें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 3y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। और वैल्यू लिख दो यार जल्दी से। 2g आपके पास बराबर है 9 के, और g बराबर है 9/2 के, और 2f आपके बराबर है -3 के। कंपेयर कर रहा हूँ, जस्ट कंपेयर, और f बराबर होगा -3/2 के। अगर आपको सेंटर चाहिए तो h और k होते हैं, वो बराबर होते हैं -g, -f के। इसका मतलब h और k की वैल्यू आ रही है -9/2 और 3/2 के। ये मेरे पास हो गया h और k। ओके, ओके, और रेडियस फाइंड करना, रेडियस होता है आर स्क्वायर, बराबर होता है आर बराबर होता है रेडिकल जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस वक्त सी की वैल्यू 3 आ रही है, तो जनाब जी की वैल्यू निकाल चुका हूँ। जी की वैल्यू है 9/2 यानी कि 81/4। एफ की वैल्यू है हमारे पास 3/2 मतलब 9/4, और सी की वैल्यू जनाब हमें दिए हुए 3। और जनाब इसको मैं एक स्टेप में सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, इतना कोई बड़ी बात तो है नहीं। 81 डिवाइड, कैलकुलेटर एक स्टेप में कर देगा, कर देगा। ओके, प्लस 9 डिवाइड, ओके, मुझे स्टार्ट करना है। क्या है, प्लस 9 डिवाइड 4 और -3। और जनाब जो मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है, फाइनल फाइनल आंसर रेडिकल के साथ, वो दे रहा है मुझे 15/4। मैं उम्मीद करता हूँ उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। 15/4, जिसको लिख सकता हूँ मैं रेडिकल 15/2 में। तो जनाब मेरा जो रेडियस आ रहा है वो रेडिकल 15/2 है। यानी भाई साहब ये जो है ना, एक सर्किल है जिसका, ये एक सर्किल है जो बेसिकली कौन से कोऑर्डिनेट में है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव।
इसका मतलब ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है जिसका सेंटर दिया हुआ है आपके पास -9/2, 3/2 और रेडियस दिया हुआ है आपके पास रेडिकल 16/4। ओके जी, यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।